पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर क्यों मची अफरा तफरी? पाकिस्तान ने तेज किया अफगान शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजने का अभियान। अगले कुछ दिनों में 20 लाख से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान भेजने की तैयारी। जानेंगे क्यों इससे बढ़ सकती है मुश्किलें। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। अफगान शरणार्थियों के अलावा दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है, ये भी जानेंगे। अपने यहाँ के दुर्लभ मिनरल्स को अमेरिका को देने की तैयारी कर रहा है यूक्रेन। डील के मसौदे पर किए दस्तखत। जानेंगे क्या बदले में उसे रूस से बचाने की गारंटी देगा अमेरिका। इस्राएल के सीज फायर के प्रस्ताव को हमास ने किया खारिज। इस बीच गजा में राहत सामग्री के बिना बिगड़ने लगे हालात। और चीन में रिटायर्ड लोगों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। जानेंगे कैसे जिंदगी के मजे लेने के साथ इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचा रहे बुजुर्ग। पाकिस्तान ने हजारों अफगान शरणार्थियों को देश से जबरन बाहर निकालने का अभियान तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों में 20 लाख से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान भेजा जा सकता है। कुछ लोगों को फिक्र है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के आने से अफगानिस्तान में हालात और ख़राब हो सकते हैं। देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से बीबीसी के अफगान संवाददाता यमा बरेज की रिपोर्ट। ना चाहते हुए भी ये अपने वतन जा रहे हैं, वो वतन जिसे ये जानते तक नहीं। हजारों अफगान जबरन पाकिस्तान से निकाल दिए गए हैं। अफगानिस्तान पहुंचे कई लोग एकदम अनजान हैं। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मेरी शादी भी वहीं हुई, पूरी जिंदगी वहां गुजारी और अब मेरे साथ ऐसा हुआ। हमारी हालत देखिए, हम एक हफ्ते से सोए भी नहीं हैं। पाकिस्तान ने बिना दस्तावेजों वाले शरणार्थियों को निकालने का अभियान तेज कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि देश इतने ज्यादा लोगों को नहीं संभाल सकता और कुछ अफगान शरणार्थी सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर रहे हैं। तोरखम इलाके में तैनात तालिबान अधिकारियों के मुताबिक हर रोज 700 या 800 अफगान परिवार इस बॉर्डर को पार कर रहे हैं। और यहाँ दूसरी ओर थोड़ी राहत है, मगर सीमा पार से आए कई लोगों का इस देश से कोई जुड़ाव नहीं है। हमारे बच्चों ने कभी अफगानिस्तान नहीं देखा और मुझे अब भी नहीं पता कि ये कैसा दिखता है। यहाँ हमें बसने और काम ढूंढने में करीब 1 साल लग सकता है। हम बेबस महसूस कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की वजह से उन्हें कुछ उम्मीद बंधी है। उन्होंने पूछा कि कौन सा देश अच्छा है। तालिबान और सहायता एजेंसियां इनके ठहरने, खाने और इलाज का इंतजाम कर रही हैं। मगर माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों में 20 लाख अफगान पाकिस्तान से निकाले जा सकते हैं। आशंका है कि इससे अफगानिस्तान की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जबरन भेजे गए लोगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर भी फिक्र है। सालेह की 3 बेटियां हैं और वो उनके भविष्य को लेकर परेशान हैं। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं ताकि उनका अब तक का पढ़ना लिखना बर्बाद ना हो। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों के पढ़ने पर रोक लगा दी है। पढ़ाई करने की इजाजत देनी चाहिए। हाल में वापस लौटे अफगानों और पहले से मौजूद लोगों के लिए भी स्कूल खोलने चाहिए। अभी तो वो नई जिंदगी की तलाश पर निकलने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। वापस लौटे लोग अफगानिस्तान के अंदरूनी इलाकों में पहुंचने लगे हैं। उन्हें फिर से इस जमीन को अपना वतन मानने की आदत डालनी होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से बीबीसी संवाददाता यमा बरेज की रिपोर्ट। और पिछले 40 सालों में लाखों अफगान पाकिस्तान आए हैं। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे, पाकिस्तान ने उन्हें लौटने के लिए मार्च तक का वक्त दिया था और तब से हजारों लोगों को वापस भेजा जा चुका है। और यूक्रेन ने अमेरिका के साथ उस डील के शुरुआती ड्राफ्ट्स पर साइन कर लिया है, जिसके तहत यूक्रेन के कुछ दुर्लभ खनिजों पर अमेरिका का भी हक हो जाएगा। फॉर्मल डील अगले हफ्ते तक होने की उम्मीद है, लेकिन अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर अगले कुछ दिनों में इस डील पर बात आगे नहीं बढ़ी तो वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता नहीं कराएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पेरिस में यूरोप के नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये समझौता हो, लेकिन अमेरिका के पास इसके अलावा भी कई अहम मुद्दे हैं।
लेकिन मिनरल्स पर यह डील इतनी आसान नहीं थी। अमेरिका और यूक्रेन के बीच इस बारे में कई मतभेद दिखे। दोनों देशों के नेताओं के बीच बहस तक हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा था कि अगले गुरुवार को अमेरिका और यूक्रेन एनर्जी और मिनरल डील पर साइन करेंगे, लेकिन जेलेंस्की के बारे में बात करते हुए उनके तेवर अलग थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं बड़ा फैन नहीं हूँ। और इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ से डर लगता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूक्रेन शांति के बदले रूस को अपनी जमीन दे दे। मुझे लगता है कि विटकॉफ ने रूस की रणनीति अपना ली है और ये मेरे हिसाब से खतरनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग थी कि दोनों देश मिलकर ऐसा फंड बनाएं जिससे अमेरिका को भी पैसा मिले, जो उसने इस जंग में मदद के तौर पर यूक्रेन को दिया था। यूक्रेन इस पर राजी नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में उसने ट्रंप की ये बात मान ली कि इस फंड से यूक्रेन को युद्ध से मची तबाही से उबारने में मदद मिलेगी। इस पर यूक्रेन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस। इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है। इस सहमति में सिर्फ यूक्रेन के खनिज की ही बात नहीं, लीक हुई खबरों से पता चला है कि इसमें यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। यूक्रेन के गैस और तेल के बड़े हिस्से पर अमेरिका का कब्जा हो सकता है। यूक्रेन के लिए भी ये निवेश जरूरी है ताकि वो युद्ध के असर से उबर सके। ये वो देश है जो 11 साल से रूस की आक्रामकता का सामना कर रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि यूक्रेन उस सैन्य मदद का हिसाब चुकाए जो उसे अमेरिका से मिली है। हालांकि यूक्रेन ने इससे बचने की कोशिश की। यूक्रेन को ये गारंटी भी नहीं मिल रही है कि अगर रूस उस पर फिर से हमला कर दे तो अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा, न ही इसका कोई वादा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सैन्य कंपनियों की मौजूदगी ही रूस को रोकने के लिए काफी है, लेकिन साल 2022 में रूस ने हमला कर दिया था। फिर भी यूक्रेन के लिए ये कूटनीतिक पहल राहत भरी है। उसे उम्मीद है कि इससे आगे भी बात बढ़ेगी, मगर रूस के हमले से खुद को बचाने में जुटे यूक्रेन को फिलहाल कोई भरोसा नहीं मिल रहा। Sincerely that it will turn into something more, but that is far from assured as it continues to defend itself against Russia's full-scale invasion. और अब बात मिडिल ईस्ट की। हमास ने इसराइल के सीज फायर ऑफर को ठुकरा दिया है। इसराइल हमास के कैद में मौजूद अपने 10 नागरिकों की रिहाई की मांग कर रहा था और बदले में 45 दिनों तक जंग रोकी जानी थी, मगर हमास के चीफ नेगोशिएटर ने कहा कि वो इस तरह की अधूरी डील्स पर राजी नहीं होंगे। उनका कहना था कि जंग पूरी तरह रुकनी चाहिए, इसराइल को पूरे गाजा से पीछे हटना होगा। इससे पहले जनवरी में हमास के साथ 3 चरणों में लागू होने वाले सीज फायर पर समझौता किया गया था, मगर इसका पहला चरण ही लागू हो पाया था। इसके बाद इसराइल ने फिर से गाजा में हमले शुरू कर दिए थे और इसके बाद से लेकर अब तक इसराइल ने गाजा के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है। उसका कहना है कि वो सिक्योरिटी जोन बना रहा है ताकि इजरायलियों को सेफ रखा जा सके। उसने हवाई हमले भी जारी रखे हैं। इसराइल ने कहा कि बीते 2 दिनों में उसने 100 से ज़्यादा आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। गजा में हमास की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि बीती रात खान यूनिस में हुए हमले में 10 लोग मारे गए। इससे पहले कई कैंपों पर इसराइल ने हमले किए थे, जिसमें 37 लोगों की मौत हुई थी और बहुत से लोग फिर से विस्थापित हो गए थे। और दूसरी ओर इसराइल गजा में 6 हफ्तों से किसी भी तरह की मदद नहीं जाने दे रहा है। इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। सहायता मुहैया कराने में जुटे 12 बड़े ग्रुप्स ने कहा है कि गजा में हालात पूरी तरह चरमरा गए हैं। उनका कहना है कि जिन ग्रुप्स के पास सामान बचा है वो उसे खाना बांटने वाले किचन्स को दे रहे हैं। अभी गजा में लोगों तक इन्हीं किचन से मदद मिल रही है। इनका कहना है कि अभी वो एक दिन में 10 लाख लोगों के लिए एक वक्त का खाना दे पा रहे हैं, जबकि गजा में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। और अब रुख सीरिया का, जहां बशर अल असद को सत्ता से हटे करीब 4 महीने बीत चुके हैं और अब वहां एक नया प्रशासन देश की जिम्मेदारी संभाल रहा है। देश भर में सुरक्षा के लिहाज से हालात बेहद नाजुक हैं, लेकिन इसके बावजूद सीरिया के लोग उस राजनीतिक आज़ादी का अनुभव कर पा रहे हैं जो बीते 5 दशकों में उन्हें नसीब ही नहीं हुई थी। पर इन सबके बीच कुछ लोगों को लग रहा है कि इस्लामिक अगुवाई वाले इस नए प्रशासन में लोगों की सामाजिक और धार्मिक आज़ादी पर खतरा मंडराने लगा है। ज़मीनी हकीकत क्या है ऐसे में, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता लीना सिंजाब सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंची। देखिए वहां से उनकी रिपोर्ट। यहाँ एक टीवी सीरीज की शूटिंग चल रही है। सीरिया के धारावाहिक पूरे अरब जगत में खूब मशहूर रहे हैं।
वो समाज की बदलती तस्वीर की झलक दिखाते रहे हैं। असद के सत्ता से हटने के बाद से सीरिया के लोगों को राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन वो सामाजिक आजादी को लेकर डरे हुए हैं। मुझे नई सरकार और मीडिया के प्रभारियों से पूरी मदद मिली, लेकिन आगे की सोचें तो इसके कोई मायने नहीं है। हम जो भी देख रहे हैं उस हिसाब से आने वाले वक्त को लेकर मुझे कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। दमिश्क की इस यूनिवर्सिटी में सीरिया के समाज के मिले जुले माहौल की झलक दिखती है। अब इसके कैंपस में बिना किसी नोटिस और इजाजत के एक नई मस्जिद बनाई जा रही है। स्टूडेंट्स मानते हैं कि मस्जिद बनाना प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। सीरिया में बस मुसलमान नहीं हैं, यहाँ अलग अलग संप्रदायों के लोग रहते हैं। हमारी प्राथमिकता म्यूजिक, थिएटर, फिल्म कैसे बनानी है, ये सब सीखना है। ये किसी मस्जिद के बनने से ज्यादा जरूरी है। यहाँ सड़कों पर ऐसी कई चीजें दिखती हैं जो फिक्र बढ़ाती हैं। ये लोग ईसाई बहुल इलाकों में लाउडस्पीकर पर इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। स्थानीय लोग खुश नहीं हैं। इस वीडियो में बहस कर रहे शख्स इस्लामिक प्रचारक से कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं और मैं आपको नहीं सुनना चाहता। ये एक ऐतिहासिक सड़क के बीचों बीच बसा बाब शार्की इलाका है, जिसे ईस्टर्न गेट भी कहते हैं। इस ईसाई बहुल इलाके में सीरिया के हर तबके के लोग रात की चहल पहल का लुत्फ उठाने आते हैं। यहाँ अब कई बार बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ शराब मिलती थी। फिलहाल ये लोगों के लिए शायद उतना जरूरी नहीं है, पर ये इस बात का संकेत जरूर है कि सामाजिक आजादी खतरे में है। शराब परोसने वाला लगभग हर बार और रेस्टोरेंट अब बंद है, पर लोगों के दबाव के बाद उन्हें कुछ समय के लिए इस शर्त पर खोला गया कि उन्हें लाइसेंस लेना होगा, मगर डर है कि इन्हें वो लाइसेंस शायद कभी ना मिले। सीरिया इस्लाम के उदार रूप के लिए जाना जाता है, जहाँ सूफी परंपरा का ज्यादा असर रहा है, पर अब सूफी मान्यता वाले लोग भी महफूज नहीं हैं। कट्टरपंथी सलाफी विचारधारा वाले लोगों ने उन्हें काफिर करार देते हुए उन पर हमले किए। मैंने एक इमाम से पूछा, क्या उन्हें डर है कि यहाँ कट्टर इस्लाम हावी हो जाएगा? ये नामुमकिन है। हमारा समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम सालों से यहाँ तक कि मुश्किल वक्त में भी अलग अलग संप्रदाय के लोगों के साथ मिलजुल कर रहे हैं। कुरान में ये बात साफ है कि मजहब में कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बीते कई दशकों में सीरिया के लोगों ने काफ़ी कुछ झेला है। यहाँ ज़्यादातर लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन उनके पास धार्मिक और सामाजिक आज़ादी ज़रूर रही है। लेकिन अब कुछ लोगों को लगता है कि ये आज़ादी एक नई दमनकारी इस्लामिक व्यवस्था की गिरफ्त में है। बीबीसी संवाददाता लीना संजाब की रिपोर्ट। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर जो टैरिफ लगाए हैं, उनके सामने चीन मजबूती से खड़ा है। लेकिन इसी हफ्ते चीन में अधिकारियों ने माना कि अमेरिकी टैरिफ से उनके देश को आर्थिक नुकसान हो सकता है, मगर चीन के पास विकल्प हैं कि वो निर्यात में होने वाले नुकसान की भरपाई अपने देश में खपत बढ़ाकर कर सकता है। और इसके लिए चीन ने चुना है रिटायर हो चुके लोगों को, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी सेविंग्स हैं और कभी कभी उन्हें खर्च करने के लिए एक मौका चाहिए होता है। और ऐसा ही मौका है सिल्वर ट्रेन्स, जिन्हें स्पेशली बुजुर्ग लोगों के लिए बनाया गया है। बीबीसी के चीन संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल्ड इस ट्रेन में गए। देखिए उनके सफर की कहानी। मजे से जीने और पार्टी करने वाले इन लोगों से कहा गया है कि चीन के आर्थिक भविष्य के लिए उन्हें घूमने जाना चाहिए। मैं 66 साल का हूं और हम सालों से काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है, साथ ही ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय करना चाहिए। चीन कुछ नई ट्रेनों को लॉन्च कर रहा है, जिनका नाम सिल्वर ट्रेन्स है। इनका नाम यात्रियों के बालों के रंग पर रखा गया है। हमें ट्रेन के एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताया गया। यहाँ आपको 24 घंटे मदद मिलेगी। यहाँ वर्चुअल असिस्टेंट भी है। बाथरूम में एक इमरजेंसी बटन है और यहाँ इलाज के लिए इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी किट्स भी हैं। सुबह हो गई है और अब नाश्ते का समय है।
These silver trains. इन सिल्वर ट्रेन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। हर साल यहाँ बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और कम जन्म दर की वजह से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है। लेकिन अगर कुछ खास ट्रेनें उन बुजुर्गों को जिनके पास समय और पैसे दोनों हों ऐसी जगहों पर ले जाएं जो उन्होंने पहले कभी ना देखी हों, तो शायद ये लोग रिटायरमेंट के पैसे खर्च कर वहाँ की लोकल इकोनॉमी को फायदा पहुँचा सकते हैं। और ये जगह इस सफर में आने वाली कम विकसित जगहों में से एक है जिसे आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है। अब सालों से गायब यात्री वापस आ रहे हैं। जब मैं जवान थी तब मुझे नई जगह जाकर उसे एक्सप्लोर करना पसंद था। अब मैं उम्र दराज हो चुकी हूँ और मेरे साथ मेरा परिवार है जो मेरे साथ जाता है। इस बार इनकी पोती भी इनके साथ आई है। चीन की एक परेशानी ये है कि लोग कम पैसे खर्च कर रहे हैं और ये ट्रेन्स अकेले ही इसका हल नहीं निकाल सकती। मगर फिर भी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कम से कम ये कदम सही दिशा में उठाया गया है। वापस ट्रेन में चढ़ते यात्री ये सोचकर आराम कर सकते हैं कि उनका आज का दिन अच्छा रहा, साथ ही जो पैसे उन्होंने खर्चे उससे किसी की मदद हो पाई। अब अगले शहर की ओर बढ़ते हैं। बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल्ड की रिपोर्ट।